मासूम प्रिया कहानी का भाग दूसरा। पहले भाग में आपने सुना ही था कि प्रिया को कैसे गांव वाले दर्दनाक मौत देते हैं और उसके बाद उसकी लाश को ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रिया अब चील और गिद्धों का आहार बन चुकी थी। प्रिया के उन शब्दों को गांव का हर बच्चा बच्चा तक जुबानी याद रखे हुए था। प्रिया के जाने के बाद गांव में मातम छा गया। तेज़ बारिश और आंधी ने कईयों के घर को जमोदोज कर दिए। गांव कुछ ऐसे लगने लगा था कि मानो एक साथ हर घर में कोई गुजर गया हो। गांव भर में अब चर्चाएं ज़्यादा थी। चर्चाएं भी वही प्रिया के आखिरी वाले शब्द, किसी के भी घर में खुशियां आने न दूंगी। उस दिन गांव में दिन में ही सन्नाटा पसर गया। कहीं कोई भी न दिखाई देता। अगले 2 दिन के बाद सुबह सुबह बैठक हुई। सरपंच, देखो गांव वालों, जो हुआ शायद गलत हुआ। वो बेचारी रोती तड़पती रही, मगर हम में से किसी ने भी उसकी एक न सुनी। उसका श्राप कहीं गांव के लिए घातक न बन जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने काम पर पुल लौट कर जाएं। किसी तरह से गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और वापस काम करने लगे। गांव के सुनार के बेटे का तिलक 2 दिन के बाद होना था। उसे इसी बात की चिंता सताई जा रही थी कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। गांव भर में न्योता दिया जा चुका था और अब सभी तैयारी हो चुकी थी। प्रिया की मौत ने उसे एकदम से डरा दिया था। खैर, तिलक वाले दिन सब कार्य अपने तरीके से हो रहा था। लोगों की भीड़ तो थी, पर खुश होने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था। लड़की वाले दूसरे गांव से लड़के का तिलक लेकर आए, मगर उन्हें कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चेहरों की मायूसी देख ही बैठे, सब कुशल मंगल तो है ना, जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद सुनार भजन लाल ने गाना बजाने को कहा। घर में लड़कों ने गाना चला दिया और माहौल एकदम से बदल गया। सभी नाच गा कर मस्ती कर रहे थे और तभी गाने के माहौल को चीरते हुए एक रोने की आवाज़ सभी के कान में पड़ती है, मानो कोई सिसकियाँ ले रोए जा रहा हो। भजन लाल के कानों में जैसे ही आवाज़ आती है, भजन लाल, अब ये कौन रो रहा है यार, चुप करो, रोना फिर भी बंद नहीं होता है। ऐसे शुभ घड़ी में कौन रो रहा है, कोई बताएगा। सभी प्रकार की ध्वनि बंद होती है। तब सभी ने देखा, कमरे के एक कोने में एक औरत अपना सर नीचे किए रोए जा रही थी। भजनलाल वहाँ जाता है। भजनलाल, कौन है तू जो रोए जा रही है ऐसे शुभ घड़ी में? तुझे पता नहीं है कि आज मेरे बेटे का तिलक है? उस औरत ने अपना सर उठाया तो देखा कि प्रिया ही बैठी रो रही थी। उसे देखते ही अफरा तफरी मच गई। घर के मुख्य दरवाजे पर आग लग चुकी थी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, भजनलाल का घर आग से पूरी तरह जल उठा। कोई एक व्यक्ति भी घर के बाहर एक पाँव नहीं रख सका। देखते ही देखते उस घर के भीतर का हर एक व्यक्ति मौत की नींद सो गया था। प्रिया जलते हुए घर से मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाती है। भजनलाल के घर में आग कैसे लगी, कोई भी समझ नहीं पाया। अभी तो गांव में सन्नाटा खत्म से हुआ था कि ये दूसरी घटना। पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव भर में अनेकों बातें होने लगी। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि वहाँ के भीतर की खबर किसी ने भी नहीं दी। इसलिए प्रिया वाली बात को सच मानना थोड़ा मुश्किल था। कोई प्रिया का कहर कहता तो कोई इसे एक महज इत्तेफाक। भजनलाल के घर में कोई एक चूल्हा जलाने वाला भी ना बचा। पूरा गांव एक नए सदमे में जा चुका था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। लोग वापस से सामान्य जीवन में आ जाते हैं। किशोर को देखने के लिए लड़की वाले गांव से आने वाले थे। उसकी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, मगर शादी लगती नहीं थी। आज किशोर बहुत खुश था। उसके घर मेहमान जो आने को थे, मेहमानों को लाने जाने के लिए उसे ही जाना था बस स्टॉप तक। मेहमानों को लिए किशोर गांव की ओर चला ही आ रहा था कि हवाओं ने रुख बदला। हवा भी ऐसी थी कि मानो सब उड़ा ही ले जाए जैसे। किशोर और सारे मेहमान गांव के अस्पताल तक आ गए थे। किशोर अपनी आंखों को मलते जा रहा था। यूं ही आंखें मलते मलते उसे प्रिया उसकी ओर आती दिखी। अगले ही पल कोई भी न था। जब तक होश संभालता, प्रिया उसकी आंखों के सामने आ जाती है। किशोर के मुख से चीख निकल जाती है। उसके साथ के मेहमान तो अभी भी उसी हवाओं के जाल में फंसे हुए थे। हवा के थमते ही सबने देखा कि किशोर जमीन पर गिरा पड़ा होता है। पास ही अस्पताल होने की वजह से उसे थी, सब उसे अंदर ले जाते हैं, मगर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मौत की खबर सुन सभी अस्पताल तक आते हैं। इस मौत को भी लोगों ने प्रिया के कहर से ही जोड़ दिया। अब तो धीरे धीरे सभी को यकीन हो चला था कि प्रिया की बात सच ही थी। सारे के सारे कार्य स्थगित कर दिए गए। कोई खुशियाँ नहीं मनाएगा। कुछ महीने यूं ही चलता रहा। अब गाँव में मनहूसियत ने पैर पसार लिया था। न कोई हंसता न कोई बोलता, हर बात पे डर। अब तो भूल से भी कोई रात में बाहर न निकलता। उसी गांव में एक बारात आई। गांव के बाहर ही आकर रुकी तो साथ के लोगों ने कहा कि यहाँ रुकना ठीक न होगा, मगर दूल्हे का पिता थोड़ा हट्टी था। हट कर बैठा कि जाएंगे तो इसी गांव के चक्कर लगाकर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन बारात गांव के चक्कर लगाकर गांव के मंदिर में माथा टेक वापस लौट जाती है। ये माजरा देख गांव वालों की खोई मुस्कान लौट आती है। एक बैठक के दौरान सरपंच
लगता है बला टल गई है इस गांव से। क्या कहते हो? देखा ना कैसे बारात आई और चली गई। मुझे तो लगा कि बेचारे ये सब गए काम से। लगता है वो जो घटनाएं हुई थी गांव में वो बस एक इत्तेफाक था। गांव के मंदिर के पंडित सुभाष के घर उनके दूर के चाचा आए थे। मंदिर का कार्य छोड़कर और कोई कार्य न संपन्न हो पा रहा था। सुभाष के चाचा एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। सरपंच के हिसाब से अब बला टल गई थी। उनकी बात सुन गांव वालों ने अपूर्ण रखे काम को पूर्ण सिद्ध करने की ठानी। हर वर्ष की तरह गांव में लगने वाले मेले का आयोजन किया गया। फिर से लोग मेले की तैयारी में लग गए। सब तैयारी हो गई और मेले का उद्घाटन सरपंच के हाथों से होना तय हुआ था। मंदिर के सामने वाले मैदान में ही मेला लगाया जाता था, जहां प्रिया जी भर कर नाचती और खूब खेलती। गांव के पंडित ने सरपंच को समझाने की कोशिश की, मगर सरपंच ने एक न सुनी। सरपंच, सुनो पंडित जी, क्या जीवन ऐसे ही बीतेगा हमारा? बताओ, अब जो होगा देख लेंगे, कोई तो निवारण होगा इसका। शाम होते होते लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। छोटे छोटे दुकानों में लोग सामान लिए बैठे थे बेचने को। चूड़ियाँ, बिंदी, मिठाई, बाइस्कोप, तो जाने क्या क्या। सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। लोग खुश थे इतने दिनों के बाद, मगर ज़्यादा देर तक ये संभव न हुआ। गांव में लगा बाज से झूला टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। फिर से वही धूल वाली आंधी चलने लगती है, मानो प्रिया के आने का संकेत हो। इसी आंधी बीच सरपंच को प्रिया की झलक दिखती है। प्रिया उसी आंधी के बीच नाचती दिखाई दी। प्रिया को झूमते नाचते देख सरपंच हैरान थे। प्रिया आंखों को तरेड़ते हुए, खुशियाँ, कहा था ना खुशियाँ न आने दूंगी। और प्रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। प्रिया अब ठीक सरपंच की निगाहों से निगाहें मिला चुकी थी। सरपंच बाबू डर के मारे कहीं जा नहीं पा रहे थे कि तभी एक शक्ति प्रिया की शक्तियों पर हावी सी होती गई। पंडित सुभाष और उनके चाचा दोनों ही हाथों में एक माला लिए कुछ बोले जा रहे थे। सिद्धियां जो प्राप्त थी उनको। चाचा जी ने सीधा तर्क प्रिया की आत्मा से किया। चाचा, क्यों परेशान कर रही हो मासूम लोगों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? प्रिया, पंडित हट जा मेरे रास्ते से, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। इनकी करतूत जानता है तू? चाचा, सब सुन चुका हूँ। माना कि सबसे गलती हो गई, पर इसकी सज़ा कब तक, आखिर कब तक देगी तू? अब बस भी कर, क्या चाहिए तुझे इसके बदले? प्रिया, सौदा करेगा तू? चाचा, हाँ वही समझ ले, बता क्या चाहिए तुझे? प्रिया, कुछ नहीं, बस मुझे इनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं। चाचा, अच्छा तेरे साथ हुक्म करने वाला कौन था ये बता, किसका बच्चा था तेरी कोख में? प्रिया, उन्हीं चारों में से था कोई। उस दिन जब मैं घर लौट रही थी तभी किसी ने मेरे पीछे से धोखे से मेरे साथ कुरकुम किया था। उनमें से एक ही था जिसकी निगाह हमेशा मुझ पर थी। उस दिन के बाद से एकदम से उसकी हरकत बदल गई थी। उन्हें यहाँ ला दो, मैं बख्श दूंगी इन सबको, मैं खुद ही पता कर लूँगी। इतना बोल प्रिया वहाँ से चली जाती है। चाचा, देखा सरपंच बेचारी पर क्या जुल्म हुआ है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो दुष्ट कौन है। सरपंच, हाँ देखा पंडित जी, बड़ी भारी गलती हो गई हम सबसे। अब आप ही बचाइए हमें इसके कहर से। चाचा, बुलाइए उन सभी शहरी बाबू को गांव में, बाकी का काम वो खुद कर लेगी। सरपंच ने अपने बेटे की शादी की योजना बनाई और चारू बाबू को शादी का न्योता भेज दिया। न्योता देख सभी ने गांव में जाने का निश्चय किया। ठीक 10 दिन के बाद का न्योता था। गांव को झालर और बत्ती से सजा दिया गया ताकि शादी का माहौल लगे। सरपंच के घर पर भी खूब रोशनी कर दी गई। एक ही गाड़ी में सवार हो चारों शहरी बाबू गांव में दाखिल हो जाते हैं। अब इन लोगों के आने के साथ ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शहरी बाबू लोगों को लगा कि जैसे लोग उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि बात कुछ और ही है। सरपंच ने उनके ठहरने का इंतजाम फिर से उसी घर में किया था जहां पहले वो रहा करते थे। गांव में आते ही सभी ने प्रिया के लिए पूछा, मगर किसी ने भी उसका कोई जिक्र न किया। सरपंच ने कहा, उसी ने बुलावा भेजा है, आएगी आप सबसे मिलने। ललित लोगों के रवैये से कुछ संतुष्ट न था। सभी घर में चले जाते हैं। शाम होने के साथ ही सभी पीने के लिए बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ललित उठकर दरवाज़ा खोलता है। ललित, अरे आ गई तुम, कैसी हो तुम? प्रिया चुपचाप भीतर आ जाती है। उल्लास और वेद ने जब प्रिया को देखा तो पूछ बैठे, कैसी हो प्रिया? तुम्हारे हाथों का खाना आज भी याद आता है हमको। देखो हम सब चले आए फिर से गांव में। प्रिया सभी की आंखों को पड़ रही होती है। प्रिया ने एक भी शब्द ना कहा। सभी बोले जा रहे थे मगर प्रिया चुपचाप अंदर जाती रही। करण बाथरूम से निकलते ही प्रिया को देखकर थोड़ा चिहुक जाता है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, बस वही हुआ करण के साथ। प्रिया को देख कुछ भी न कह पाया। प्रिया की आंखों में देखने की हिम्मत करण में भी नहीं थी। घर के बाहर पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। ललित ने जब खिड़की से देखा तो उल्लास और वेद के साथ बाहर चला आया। ललित, क्या हुआ सरपंच जी, सब ठीक तो है ना? सब आप यहाँ
कुछ हुआ है क्या? सरपंच और चाचा साथ ही खड़े थे। सरपंच, आपका और एक साथी कहाँ है? ललित जी, वो प्रिया से बात कर रहा है। सरपंच हैरानी के साथ, प्रिया के साथ? प्रिया अंदर है? ललित जी हाँ। क्यों? इतने में करण के चीखने की आवाज़ बाहर आती है। ललित, उल्लास और वेद अंदर जाने के लिए दौड़ते हैं मगर दरवाज़ा बंद हो जाता है। करण की आवाज़ भी अब धीरे धीरे बंद हो जाती है। ललित, करण, प्रिया, दरवाज़ा खोलो। हो क्या रहा है भीतर? ललित दौड़कर सरपंच के पास आता है। ललित, सरपंच जी बताइए, ये हो क्या रहा है? सरपंच ने बीते दिनों की सारी बातें ललित और उसके साथियों को बताई। वह सभी इन बातों को सुन हैरान भी हुए और शर्मिंदा भी। घर के भीतर से अब कोई भी आवाज़ न आ रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। सभी अंदर जाकर देखते हैं मगर अंदर कोई भी नहीं रहता। न ही करण और न ही प्रिया, दोनों ही जा चुके थे। गाँव वालों के चेहरे पर आज पहली बार किसी की मौत पर खुशी आई थी। सभी चेहरे खुशी के साथ चमक रहे थे। प्रिया ने अपना वादा बखूबी निभाया। गांव के सरपंच ने अपने घर के आंगन में प्रिया की एक मूर्ति लगवाई ताकि कोई प्रिया को भूल ना सके। प्रिया की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आपने इस कहानी का भाग पहला नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ सुनते रहें। इस कहानी को सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।